सभी लोग। तो आज हम फिर से करंट अफेयर्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास करंट अफेयर है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एक कमीशन है हमारे पास सेंटर लेवल पे। इन्होंने अभी अभी जनवरी में की बात है बेसिकली, क्योंकि उसी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं। जनवरी में इन्होंने अपनी यूनानिमिटी पेश करी कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। ठीक है, मैरिटल रेप क्या है बेटा कि शादी के बाद भी मतलब अगर आप जैसे सपोज हस्बैंड एंड वाइफ नहीं चाहते हैं कि वो इंटीमेट करें, मतलब उनमें से कोई एक पर्सन नहीं चाहता है और दूसरा बंदा उसको फोर्स करे कि भाई हमारी तो शादी हो रखी है, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्राइम। इट इज अ रेप। सो उसको इन्होंने कह दिया है कि हाँ, क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। इसलिए इस कमीशन के बारे में जानना जरूरी हो गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसी भी कमीशन के बारे में कि वो क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एनजीओ है। तो इसका राइट आंसर है स्टैट्यूटरी बॉडी है। सबसे पहले ये कौन से एक्ट के अंडर बनी थी? एक्ट का याद रखना बहुत सिंपल है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन किस एक्ट के थ्रू बनी थी? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1990 के अंदर ही बनी थी। राइट। बनी कब थी? 2 साल बाद, 31 जनवरी 1992। 2 साल लग गए थे, चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट हेड इनके कौन रहे थे? जयंती पटनायक। जयंती पटनायक, इतना सा आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद उसके अंदर होता कौन कौन है? एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर्स होते हैं। इन सबको नॉमिनेट कौन करता है? सेंटर। सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि कोई भी तकरीबन तकरीबन आप मान के चलें कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी इसमें ऑप्शंस हैं। चेयरमैन के लिए तो आप याद रखें कि बेसिकली बोला गया कि जो कॉज ऑफ वुमेन के लिए लड़ता हो, जो कॉज ऑफ वुमेन के लिए लड़ता हो वो आदमी बन जाए। अब कौन लड़ता है ये तो भैया सरकार खुद डिसाइड कर सकती है, कोई चक्कर नहीं है। जो 5 मेंबर बनेंगे वो कोई भी हो सकते हैं, जिसकी एबिलिटी बहुत अच्छी हो, इंटीग्रिटी हो, लॉ में उसको एक्सपीरियंस रहा हो, ट्रेड यूनियन का कोई बढ़िया अच्छा लीडर हो, कोई इंडस्ट्री पोटेंशियल का हो, कोई वॉलंटरी हो, कोई वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत बढ़ चढ़ के काम लेता हो, एडमिनिस्ट्रेशन का, इकोनॉमिक का, हेल्थ का, एजुकेशन का, सोशल वेलफेयर का, कोई भी आदमी वो हो सकता है, मेंबर बन सकता है। पावर्स आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। सम्मन निकाल सकते हैं किसी को आने के लिए, पेश होने के लिए। किसी का एविडेंस ऑन एफिडेविट ले सकते हैं, ये इटसेल्फ बड़ी पावर होती है कि आप किसी का एविडेंस रिसीव कर सकते हैं। एनफोर्समेंट करवा सकते हैं अपने ऑर्डर वगैरह की जो भी है। और अगर कोई पॉलिसी मैटर हो कोई मेजर उसके ऊपर आप कंसल्टेशंस वगैरह दे सकते हैं। ऑल्सो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे। ऑल्सो इनके पास आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको कुछ वुमेन के रिलेटेड प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का इशू आ रहा है, तो आप इनके पास कंप्लेंट कर सकते हैं। और ये सुओ मोटो भी केस उठा सकते हैं। इनको खुद को लगे कि यार फलानी स्टेट में फलानी जगह पर ऐसे करके हमें लगता है कि वुमेन के राइट्स को डेप्रीविएट किया जा रहा है, तो हम वहां पर अपनी इंक्वायरी चालू कर सकते हैं। राइट। उसके बाद क्या है, असेस कर सकते हैं ये डेवलपमेंट और प्रोग्रेस वगैरह वगैरह कि विमेन की कितनी हो रखी है किसी स्टेट लेवल पर, सेंटर लेवल पर वगैरह वगैरह। ये चेक कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिक में पेश कर सकते हैं। तो इट्स इनफ फॉर दिस कमीशन। इतना बहुत है, बाकी आप थोड़ा बहुत और पढ़ सकते हैं, इतना काफी रहेगा इसके लिए। उसके बाद हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेडिशन लॉ। काफी बार यूपीएससी में पाया गया है इसके क्वेश्चन, तो ध्यान से देख लेते हैं क्या है। सबसे पहली बात कि इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू, कि सबसे पहले ये कब आया है, कहाँ आया है? तो सबसे पहले तो ये इंग्लैंड में आया है। कब आया है आप याद रखेंगे, 17th सेंचुरी में आ गया था। मतलब कि 1600 समथिंग में ये इंग्लैंड में आ गया था। क्यों आ गया था? क्योंकि गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि देश के अगेंस्ट, नेशन के अगेंस्ट, या वहां के मोनार्क के अगेंस्ट अगर आप कुछ बोलेंगे तो भैया आपको देशद्रोह कर दिया जाएगा। देशद्रोह डिक्लेयर कर दिया जाएगा, देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सेडिशन इज अ वेरी हैवी टर्म। ठीक है, देशद्रोही होना इट्स अ वेरी बिग बिग थिंग, राइट। तो इंडिया के लिए अगर बोला जाए तो किसने ड्राफ्ट किया था? थॉमस मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था 1837 में। बट उसके बाद इसको ओमिट कर दिया गया था, क्योंकि क्योंकि उसके बाद हमारा आईपीसी आ गया था। आईपीसी कब आया है? आईपीसी कब आया है बेटा? 1860 में आया है, और ये इसने बनाया था 1837 में। तो 1860 में के बने हुए आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में ही इसको ऐड कर दिया गया था। कब ऐड किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेडिशन को, जो आप बात करते हैं बार बार की सेक्शन 124A को नलीफाई कर देना चाहिए, आज के वक्त पर तो इसकी जरूरत ही नहीं है वगैरह वगैरह, ये तो अंग्रेजों के वक्त का एक्ट है। तो अंग्रेजों में कौन से ईयर में ऐड किया गया था? 1870 में एज एन अमेंडमेंट ऐड किया गया था। इसीलिए आप देख सकते हैं 124 के साथ बच्चे कैपिटल ए लगी है, कैपिटल ए अमेंडमेंट के साथ ही ऐड की जाती है। मतलब कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये जो अल्फाबेट्स कैपिटल वाले हैं इसको अमेंडमेंट्स के साथ यूज करते हैं। एनीहाउ, तो किसने किया था इसमें अमेंडमेंट? इंट्रोड्यूस किसने किया था? सर जेम्स स्टीफन ने।
ऑब्वियसली फाइनली अमेंडमेंट तो किसी न किसी गवर्नर जनरल ने ही एंटर करवाई होगी, बट इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? जेम्स स्टीफन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट इंडियन जिसके ऊपर सेडिशन का केस लगा था, ये कौन है? ये बेटा बाल गंगाधर तिलक, जोगेंद्रनाथ बोस, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कौन है? तो सबसे पहले इसका आंसर आप याद रखेंगे, जोगेंद्र चंद्र बोस हैं इनके, जिन्होंने जिनके ऊपर ये सेडिशन का केस चला था। और अगर इस केस को थोड़ा सा डिस्कस करना हो तो क्या है? क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस 1891 इसको ऐसे बोलते हैं। हुआ क्या था? बंगो भाषी, इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, बंगो भाषी, आई एम सॉरी, बंगो भाषी बच्चे इनका एक न्यूज़पेपर था जिसमें इन्होंने कुछ आर्टिकल्स लिख दिए थे एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 को बुरा बोलते हुए। तो अगर भैया आपने क्रिटिसिज्म किया तो ये कैसा माना जाएगा कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप क्या हो रहे हैं? डिसोबीडियंट हो रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कह रहे हैं कि ये एक्ट को मत मानना, ये एक्ट सही नहीं है वगैरह वगैरह। उसके बाद फाइनली ये केस को ड्रॉप कर दिया गया था और उनको जेल से भी रिलीज कर दिया गया था बेल पर, फाइन इनफ। लेकिन ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू फेस द केस इनटू दिस सेडिशन लॉ। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट हम कौन सा डिस्कस करते होते हैं? लोकमान्य तिलक, 1897 में इनके ऊपर हो गया था। लोकमान्य तिलक ने 2 बार केस को झेला है इस वाले को। एक बार 1908 में जब वो स्वराज्य मूवमेंट काफी ज्यादा पीक पर थी, और 1897 में 1897 में उन्होंने बेसिकली क्या किया था, यहाँ पे मोटा मोटी बात डिस्कस करते हैं कि 1894 में आरपी करकरिया ने बेसिकली शिवाजी का एक बहुत अच्छा वहां पे फेस्टिवल, माराठा जो किंग थे शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, उनका कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया और काफी अच्छा वहां पे रिस्पांस मिला पब्लिक का। तो उसको उन्होंने पब्लिक पेपर में छाप दिया कि हाँ भाई वैसे ऐसे करके हुआ था वगैरह वगैरह, जिसके कारण तब शिवाजी की कोरोनेशन को लेकर के पब्लिक में बड़ा ज्यादा उत्साह आया। तो इन्होंने बेसिकली व्हाट ही डिड कि पब्लिक में काफी ज्यादा एंथुजियाज्म भर दिया कि भैया शिवाजी का कोरोनेशन जिस दिन हुआ था उस दिन को बड़ा अच्छे से शिवाजी फेस्टिवल के नाम से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इसलिए इनके ऊपर ये इन्होंने क्या किया, शिवाजी अटरनेसिस को वगैरह वगैरह करके पेश किया न्यूज़पेपर्स में। कि कौन से न्यूज़पेपर्स में? हमें पता है केसरी और मराठा इनके न्यूज़पेपर थे। देन इसके ऊपर केस के ऊपर कौन बैठा था, ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्टिस आर्थर वगैरह वगैरह। और ये हिस्टोरिकल रहा केस, क्योंकि क्यों हिस्टोरिकल रहा? क्योंकि अगर आप कि एन अटेम्प्ट टू एक्साइट फीलिंग्स ऑफ एनमाइटी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगर आप अपनी सरकार के विरुद्ध कुछ एनमाइटी एक्साइट करते हैं, इन्वोक करते हैं, तो उसको भी इसके अंदर लिया जाएगा। एक्चुअली क्या है मेरी बात को समझे, जो सेडिशन है ना बच्चे, ये देशद्रोह होता है। देश क्या होता है? व्हाट इज देश? देश इज नेशन, ठीक है, देश इज नेशन या फिर देश इज कंट्री, एक तरीके से आप अगर बोल सकते हैं तो। देश नेशन के विरुद्ध मतलब कि अगर आप राष्ट्र के विरुद्ध कुछ कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड देशद्रोह। बट देश की सरकार जो है वो देश नहीं होती है, कभी भी मेरी बात याद रखें बेटा। गवर्नमेंट इज नॉट द कंट्री, ठीक है, कंट्री इज हैज टू स्टे फॉर द million and million of years which are there to come, but governments are for 4 years 5 years and that's it. So that is why गवर्नमेंट इज नॉट इक्वल टू नेशन। बट अब यहाँ पे देखो क्या हो गया है कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ कर रहे हैं दैट विल आल्सो बी कॉल्ड एज सेडिशन। तो इसलिए इसको काफी बड़ी बात मानी गई और यहाँ पर उनको 18 महीनों की सजा हुई थी। उसके बाद 1908 में क्यों हुआ? इन्होंने केसरी में 2 आर्टिकल्स पब्लिश कर दिए, द कंट्रीज मिसफॉर्च्यून एंड दीज रेमेडीज आर नॉट लास्टिंग। बेटा आर्टिकल के नाम याद रख लो क्योंकि बाल गंगाधर तिलक से जुड़ जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कंट्रीज मिसफॉर्च्यून, कंट्री का दुर्भाग्य है, और क्या दूसरा आर्टिकल क्या है? दीज रेमेडीज आर नॉट लास्टिंग। तो इन दोनों को पेश कर दिया और 9 जून 1908 में इनको पब्लिश किया गया, केसरी न्यूज़पेपर में ही पब्लिश किया गया था, आप ये भी याद रख सकते हैं। और इसलिए इनको इनके अंदर सजा मिली और 6 years ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट इनको मिली थी। म्यांमार में, बर्मा में इनको जेल में भेजा गया था। गांधी जी के ऊपर भी ये केस चले हैं। गांधी जी को 6 साल के लिए सजा मिली थी क्योंकि उन्होंने यंग इंडिया में कोई न्यूज आर्टिकल छाप दिया था, और जो उनके ऊपर चार्जेस लगे थे, द चार्जेस इम्पोज ऑन हिम वर ब्रिंगिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट डिसअफेक्शन टुवर्ड्स हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ, जो हिज मैजेस्टी की गवर्नमेंट है और इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है इन ब्रिटिश इंडिया, कि राजा की सरकार जिसको बाय लॉ इंडिया में रखा गया है, आप उसके अगेंस्ट डिसअफेक्शन फैला रहे हैं, दिस इज अ वेरी बिग क्राइम। इसलिए उनके ऊपर सेडिशन का चार्ज लग गया। और महात्मा गांधी जी ने इसको क्या बोला कि आईपीसी में पड़े हुए, इंडियन पीनल कोड में पड़े हुए सारे पॉलिटिकल सेक्शंस में सबसे बढ़िया वाला राजा है ये,
सबसे बढ़िया वाला क्या है, युवराज है, राजा है, क्या करने के लिए, सिटीजन्स की लिबर्टी को दबाने के लिए, कि सिटीजन्स की लिबर्टी को दबाने के लिए जितने भी पॉलिटिकल सेक्शंस रखे गए हैं आईपीसी में, उनमें से सेडिशन वाला सेक्शन उन सबका राजा है, उन सबका प्रिंस है, युवराज है। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द सेडिशन लॉ। बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये बिल्कुल यूपीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन लगेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है कि इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि बिल्कुल सही बात है, इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अगर आपके ऊपर ये लगता है तो आपको बेल नहीं मिलेगी। फिर आपको सजा 3 साल से लेकर के फुल लाइफ तक की हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है। पर्सन जिसके ऊपर ये चार्जेस लगे हों उसको गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया जाएगा, ही कैन नॉट मतलब आस्क फॉर अ गवर्नमेंट जॉब अगर सपोज एलिजिबल है तब भी। देन उसके बाद क्या है, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाएगा और उनको कंट्री से बाहर बेसिकली नहीं जाने दिया जाएगा, और जब भी उनको बुलाया जाएगा कोर्ट में पेश होने के लिए, सो ही और शी हैज टू कम इनटू द कोर्ट विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। तो चारों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं, आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, आप इसको प्लीज याद रखें। खालिस्तान जिंदाबाद, इसके नारे अगर आप लगाते हैं तो इट विल बी कॉल्ड एज ए सेडिशन। ये केस हो गया था, तो ये सेडिशन है, क्योंकि खालिस्तान क्या है, ये बोल रहे हैं, खालिस्तान नहीं बोल रहे हैं कि भैया इंडिया में से हमें पार्ट अलग करना है और खालिस्तान बनाना है। लेकिन खालिस्तान जिंदाबाद के अगर आप सिर्फ नारे लगा रहे हैं तो कोर्ट ने खुद बोला है कि मेयरली शाउटिंग दिस स्लोगन डज नॉट अमाउंट टू सेडिशन। भैया ये सेडिशन नहीं है। केस में क्या बोला गया था, वकील ने बोला कि भैया कंट्री को तोड़ने की बात की जा रही है, कंट्री को तोड़ने की बात की जाइए, सो तो दिस शुड बी अ सेडिशियस थिंग, बट ऐसा नहीं था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1995 में ये बोल दिया था कि सिर्फ स्लोगन्स बोलना ये सेडिशन नहीं है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेडिशन के मामले में। इसमें सरकार, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी ऐसा कमेंट करना जो सरकार के किसी काम के विरुद्ध हो और उससे वायलेंस प्रोवोक ना हो, तो वो भी सेडिशन नहीं है। सरकार के किसी भी काम के खिलाफ आप बोल सकते हैं, बस उससे वायलेंस इन्वोक नहीं होना चाहिए, तो वो सेडिशन नहीं है। ठीक है, और इसमें आपको खालिस्तान जिंदाबाद वाली बात बोली थी, ध्यान रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल अबाउट सेडिशन फ्रॉम दिस साइड। आगे करंट अफेयर्स और बढ़ाएंगे, कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।